6 सितंबर का दिन है। ये दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फौज और अवाम के बहादुराना जज्बे की जिंदा मिसाल है। आज के दिन पाक फौज 9,000 नौजवानों ने हिंदुस्तान के 50,000 नौजवानों को शिकस्त दी थी। आज ही के दिन पाकिस्तान के 150 टैंकों ने दुश्मन के 574 टैंकों से शिकस्त दी थी। हिंदुस्तान के 574 के नज़दीक टैंक थे जो चुंडा की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए आए थे, और पाकिस्तान के सिर्फ 150 टैंकों ने उन टैंकों का जो हाल किया था। कहा जाता है कि उस जगह को टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कि वो जगह टैंकों की कब्रिस्तान लगती थी, और ये चुंडा के मैदान में हुआ था। आज के दिन ये भी बताया गया था कि जंगें सिर्फ फौज नहीं बल्कि अवाम के जज्बे लड़ते हैं, और अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो शायद इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं हुई थी, कि हिंदुस्तान वाले पागल हो गए थे कि इतना दुनिया का बेहतरीन टैंक उड़ कैसे जाता है। फिर पता लगा बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो बस शहादत का जज्बा लिए शहीद होने की राह पर जो निकले हैं। उनकी एक शहादत पूरे टैंक को हिला देती थी, और उसकी वजह बनी कि वो पूरे का पूरा इलाका को टैंकों का कब्रिस्तान कहते थे। अवाम का जज्बा था। पाक फौज जो हिंदुस्तानी फौज की अददी तादाद बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें शिकस्त दे पाई दिया। और आज के दिन का पैगाम ये भी है कि दहशत गर्दों से फौज लड़ेगी, लेकिन दहशत गर्दी से कौम ने लड़ना है। तो दहशत गर्दों से तो फौज लड़ेगी, लेकिन दहशत गर्दी से अवाम ने लड़ना है, और वो लड़ रही है हर गुजरते दिन के साथ। पाकिस्तान की जो अवाम है, जिस तरह वो दहशत गर्दी के खिलाफ और दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अच्छा, वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के तनाज़र में कुछ अहम फैसले किए हैं। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और हुकूमत को खसूसी एख्तियारात देने का फैसला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के शुबा में किसी भी मशकूक शख्स को कबल अज वक्त हिरासत में ले सकेंगी, और वफाकी कबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 अहम तरमीम करने की मंजूरी दे दी है। जल्द कबीना ने जल्द इसे पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो सकेगा कि कोई मिसिंग होगा, यानी कोई मिसिंग नहीं होगा, यानी फोर्सेस के पास एख्तियार होगा, तो वो किसी मशकूक शख्स पे तफ्तीश कर सकेंगी, और अदालत इसे रहा नहीं करा पाएगी। यूँ मिसिंग वाला जो सीन है ना, जो इल्ज़ाम लगता है, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। कि जब एख्तियार होगा कि आप किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं, तो फिर उसको ऑन द रिकॉर्ड के साथ लिया जाएगा, हिरासत में उससे तफ्तीश की जाएगी, तो उसमें कोई हीरोगिरी भी नहीं होगी, और अदालत डेफिनेट उसको नहीं छोड़ सकेगी। तगड़ी खबरों की तरफ आते हैं। 9 मई का मामला इमरान खान के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सख्त एक्शन जो है वो नजर आ रहे हैं। हनीफ बासी साहब ने बताया है कि 9 मई के तनाजर में कुछ हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। जाहिर है इन अफसरान के बयान पीटीआई से तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि 9 मई तो क्या पीटीआई ने किया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 9 मई तो ये जो कारनामा है ना, ये कुछ भी हो जाए 9 मई के मत्थे से, ये जो कलंक का टिक्का है ना, जो 9 मई अपने मत्थे पे मला हुआ है, वो जल्दी से जान छूटने वाली है नहीं। कुछ अफसरान वादा माफ गवाह बन गए हैं, या फिर इमरान खान के जुर्म की गवाही देंगे। अगर ऐसा हो जाता है या ऐसा होता है, तो फिर सोचें कि होगा क्या, खान साहब का बनेगा क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अफसरान कौन हैं जो गिरफ्तार हुए, वो भी इसमें शामिल हैं कि गवाही किस नोयत की है। क्या यही गवाही इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेकर आएगी? फौज तो ये कह चुकी है कि इमरान खान का अगर मिलिट्री ट्रायल हुआ तो सबके सामने होगा और ओपन होगा। अच्छा, ये भी जो अपना एक मिथ है ना कि वो क्या मिलिट्री कोर्ट में होगा या ओपन कोर्ट में या सिविल कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में कहा यह जा रहा है कि होगा फौजी कोर्ट में, लेकिन ओपन होगा, लोगों को पता चलेगा, और वो सब चीजें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। बड़े सैनमे वाली स्क्रीन पे लगा के वीडियो भागे जाएंगी। ये बात याद रखनी चाहिए। 9 मई का ही जिक्र है तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सार आलम साहब ने इंकशाफ किया कि फैज हमीद के कब्जे से आईएसआई का इंतहाई हसास डेटा बरामद हुआ है, और वो डेटा फैज हमीद अपने साथ ले गया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आईएसआई की जो हार्ड डिस्क है जिसमें बहुत अहम डेटा होगा, वो 5 कंप्यूटर हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो वो फैज हमीद साहब अपने साथ ले गए होंगे? क्या ये आप लोग समझते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है? और अगर ये प्रैक्टिकली मुमकिन है, और जो बात
अब सार आलम साहब कह रहे हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ी खतरनाक है। तो फिर जो उनके बारे में ये बात कही जा रही है जनरल फैज साहब के बारे में कि वो एक मतवाजी सिस्टम चला रहे थे, तो फिर ये मतवाजी सिस्टम चलाने वाली बात जो है वो भी ठीक होगी। इस डेटे में अदलिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों से मुतल्लक बहुत मवाद मौजूद है। वही मवाद जिसे इस्तेमाल करके फैज़ हमीद आज भी मतवाजी सिस्टम चला रहा है। तो अंदाज़ा करें कि एक खुफिया एजेंसी का सारा डेटा ही अपने साथ ले गया है। जो कोई सादा जुर्म नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जुर्म होएगा कि आप इस फौज की जो सबसे अहम एजेंसी है दुनिया में, उसकी उसका डेटा साथ लेके जा रहे हैं और उस डेटे के साथ आप क्या कर रहे हैं? मतलब वो आपको याद है जो हमारे बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे निशाने हैदर के हीरो राशिद मिन्हाज साहब जो हैं, उनका जो इंस्ट्रक्टर था वो त्यारे को, उस लड़ाका त्यारे को हिंदुस्तान की तरफ लेके जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे राज होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, तो उन्होंने जो अपना त्यारा है वो जमीन पर मार गिराया था। त्यारे को तबाह कर दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तान नहीं ले जाने दिया गया था। और वो शायद कब सन 3 शहीद हैं उसके निशाने हैदर जिनको मिला है। तो अब सोचें कि ये कितनी अहम चीज होती है। और यहाँ पर साबिक जो आईएसआई के चीफ हैं वो पूरे का पूरा डेटा उड़ा कर ले गए। ये अफसार आलम साहब फरमा रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ होगा, किसी मुल्की एजेंसी के साथ, गैर मुल्की एजेंसी के साथ। आई डोंट नो, ये इस पे बात करते हुए भी डर लगता है। डेटा चोरी करने का फैज़ हमीद पर से अलग केस बनेगा, इसमें अलग सजा होगी। यही नहीं, फैज़ हमीद साहब से एक खतरनाक प्लान जो है वो भी पकड़ा गया है। इस प्लान के मुताबिक फैज़ हमीद नवंबर में 9 मई से कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, और वो प्लान 9 मई से कई गुना बड़ा था। और इसका बाकायदा प्लान नक्शा फैज़ हमीद से बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है अगर देखा जाए कि फैज़ हमीद साहब जो हैं, जो करने वाले थे, उनका बाकायदा तौर पर नक्शा उनसे बरामद हुआ है। ये भी इंकशाफ हुआ कि फैज़ हमीद 9 मई के दिन एक ऐसी बिल्डिंग पर कब्जा कराना चाहता था जहां असले का डिपो मौजूद था, यानी असले पर कब्जा करवाकर कुछ और ही कराना चाहता था। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा पीर के रोज फौजी अदालत में फैज़ हमीद के खिलाफ सबूत पेश कर दिए जाएंगे, और फिर ट्रायल, और उसके बाद ये मामला जो है अपने अंजाम की तक जाएगा। और अगर ये सब चीज़ें हैं और अगर ये सबूत पेश कर दिए जाते हैं, तो फिर तो मुझे फैज़ हमीद साहब छूटते हुए नज़र नहीं आ रहे। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो फैज़ हमीद साहब है उनको कच्चे हाथों से जो है ना वो पकड़ा ही नहीं था फौज ने इस दफ़ा। अगर अपना उन्होंने जनरल पकड़ना था, वो भी इतना तगड़ा जनरल जिसने इतनी तगड़ी एजेंसी चलाई हो, मुल्क चलाया हो, जिसने अगले 10 साल का प्लान बना के रखा हुआ था, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा था ना, पकड़ा होगा। खैर, ज़रा डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करें, इसमें बहुत अहम इशारे मिले हैं। एक तो उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में इंक्वायरी हुई। फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज का एहतसाबी अमल इल्जामात के बजाय ठोस और सबूतों के साथ काम करता है। पैगाम दे दिया गया है, सिस्टम के मतवाजी सिस्टम खड़ा करना वालों के खिलाफ फौज तो पूरी कार्रवाई करेगी। और अब सिविल अदारे बिलखसूस अदलिया की बारी है कि टॉप सिटी केस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था जिस पर फैज़ की गिरफ्तारी हुई थी। अब अदलिया का अखलाकी फर्ज है कि वो अपने अदारे की काली भेड़ों का एहतसाब करे। ये बहुत बड़ी बात करी है। देखें, हमेशा बात की जाती है कि फौज मुल्क लुट के खा गई, फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया। तो अब फौज सामने आ गई है और उन्होंने अपने अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल शुरू कर दिया गया है। सियासतदानों का हमेशा एहतसाब हुआ है, लेकिन कभी एहतसाब नहीं हुआ तो जजेस का नहीं हुआ, जो असल रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि जब भी इस मुल्क पर जो भी जुल्म हुआ है, सहारा इन्हीं का लिया गया और इन्होंने सहारा दिया है। कभी किसी लंदन में फ्लैट के बदले, कभी 2 गाड़ियों के बदले में, और कभी किसी और चीज़ के बदले में, कभी किसी की मोहब्बत के बदले में, और कभी किसी घर वाले की मोहब्बत के बदले में। अदलिया ने इस पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब भी कोई डिग्री जेली निकल आए या इनका कोई अमेरिका में ग्रीन कार्ड निकल आए, तो ये टस से मस नहीं होते, बल्कि पूरे का पूरा अदारा खड़ा होकर आपको तौहीन अदालत के नोटिस भेज देता है। लेकिन दूसरी तरफ फौज जो कर रही है वो मेरे ख्याल में इस वक्त कम अज कम खराज तहसीन के लायक है। पैगाम दिया गया है कि सिस्टम के मतवाजी सिस्टम खड़ा करने वाले भले चले। अच्छा, कोर कमांडर के कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि फैज़ हमीद इससे भी जुड़े तमाम अनासर के एहतसाब पर पूरी फौज एक पेज पर है। अदलिया समेत तमाम अदारों को पैगाम दिया गया है कि वो भी ऐसे अनासर का एहतसाब करें। सिविल अदारे भी 9 मई के किरदारों का कड़ा एहतसाब करके तवाज़न कायम कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा धमाका ये हुआ है कि डीजी ने फरमाया है कि जनरल फैज़ केस से कोई भी जुड़ा होगा वो कानून के शिकंजे में ज़रूर आएगा।
خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کی پوزیشن کچھ بھی ہو. یعنی عمران خان کا معاملہ ملٹری کورٹ جانا خارج الامکان بالکل بھی نہیں ہے. معاملہ وہیں جانا ہے، معافی کسی صورت نہیں ملے گی. بلکہ انہوں نے یہ سوال کے جواب میں کہا بڑا سادہ سا 2 لائنوں میں کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی شخص اگر فوج کو یا فوج کے کسی افسر کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اس سے فوج کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کی معافی نہیں ہوگی. یا پھر کوئی شخص یا کوئی ادارہ جس طرح جنرل فیض صاحب کو استعمال کیا گیا یا جنرل فیض صاحب کے ساتھ مل کر جو کیا گیا، اس کی معافی نہیں ملنے والی. ایک چیز اور دیکھی، مریم نواز صاحبہ نے کل ڈیرہ غازی خان میں بچوں کو جو دودھ پلانے والا یا بچوں کو جو دودھ دینے والا فوڈ دینے والا معاملہ ہے کہ بچے جب گھر سے آتے ہیں تو صبح وہ جلدی میں آتے ہیں، کچھ ناشتہ کر کے آتے ہیں، کچھ ناشتہ نہیں کر کے آتے. تو ان کو جو ایک کھانا اور دودھ کا جو شروع کیا گیا، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ کام ایک عورت کر سکتی تھی، ایک ماں کر سکتی تھی، ایک بہن کر سکتی تھی، جس کو اپنے چھوٹے بہن بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں. ماں کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتی ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ ان کے کھانے کا خیال کیسے رکھنا ہے. کہ اسکول میں اگر ہیں بھوکے ہیں تو اسکول میں ہی کھانا دینا ہے. گھر پہ آنے سے پہلے ماں کھانا تیار بنا کے بیٹھی ہوتی ہے. لیکن جو اس وقت پنجاب کی بہن بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، بچوں کی ماں بھی ہے، مریم نواز، اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ بچے اپنی اسٹڈی ختم کر کے جائیں تو کھانا کھائیں. انہوں نے اسکولوں میں ہی یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ ایک نیک انسان کر سکتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ کر سکتا ہے، کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تعلیم بھی اور صحت بھی. اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز کو کامیاب کرے. ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز جو ہیں وہ ایک ہی دل کو بار بار جیت رہی ہیں. میں ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پچھلے منصوبے پہ بات کرنی ہوتی ہے تو مریم نواز ایک نیا منصوبہ لے کے آتا ہے. ٹی وی والے ابھی پچھلے منصوبے پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آگے سے ایک نیا منصوبہ یاد آ جاتا ہے. جب ہم نے یہ بچوں کی دودھ پیتے تصویریں دیکھی تو دل جو ہے وہ خوش ہوا کہ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے مریم نواز کو، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی نشانی اور نواز شریف صاحب کی جان کو. اپنا بہت زیادہ